नहीं इन्वॉल्व, लेकिन इसमें एहतियात से ये काम करना है कि बच्चे मतलब रो ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल रो ऑपरेशंस करते करते वो कोई बिल्कुल ऐसा काम कर देंगे जैसे कॉलम्स माइनस कर देंगे लेकिन आंसर रो में लिखना शुरू कर देंगे, तो इसका ज़रा ख्याल रखना है। तो अगर मैं स्लाइड नंबर 1 पर आऊँ तो ये देखें, ये वाली जो बुक है ना, ये मेरे पास जो है ये क्या हो गया है, अच्छा जी, ये जो बुक है ना, सबसे पहले इस ये फैसल ने शो की हुई है, इसका नाम है लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन, 3rd एडिशन, डेविड सी ले की किताब है ये, ठीक है ना जी। तो लीनियर अलजेब्रा, जो चीज़ जिसका ग्राफ जिस फंक्शन का, जिस इक्वेशन का ग्राफ लाइन की फॉर्म में बन सकता हो, उसको हम लीनियर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अलजेब्रा जो है, किसी चीज़ का अगर हमें लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट, जैसे कि 1.5, 0.8, 0.9, 3/2, 8/5, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं स्केलर्स। याद रखें, अगर हमें किसी चीज़ का लॉ ऑफ एडिशन के वो ऐड कैसे होती है और हम उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें किसी कोई भी चीज़ है, खा वो फंक्शंस हैं, खा वो मैट्रिसेस हैं, खा वो इक्वेशंस हैं, खा सर वो ये स्लाइड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक सर ये हैं, स्लाइड्स ओपन सर तो करें ना, स्लाइड्स ओपन तो हैं? करें सर, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। स्लाइड्स ओपन करें सर। क्या करूं? स्लाइड्स ओपन करें, स्लाइड स्लाइड जो ओपन पिक्चर्स कर आई दें हैं सर, स्लाइड्स स्लाइड ओपन कर नहीं दें। आ रही जो। स्लाइड ओपन कर दूं? यस ये सर। जी फैसल जी ने सर करनी ओपन है, कर दें। फैसल कर। ये कैसे होगी ओपन? फैसल ओपन करना। शेयर क्यों किया सर? फैसल वो फोटो फैसल खोलना कर यार, सामने। फैसल ओपन कर। फैसल फोटो पूरा खोलना असल यार। यार तुम्हें पता है यार, शेयर क्यों किया यार? शेयर क्यों और ये किया? पूरी नहीं शो हो रही ना, तस्वीर नहीं शो हो रही यार पूरी अल्लाह यार। के खाली बंदे अरे फोल्डर आ रहा है, सॉरी लैपटॉप फैसल की नहीं इसको शो हो ओपन रही। कर। अंडे वाला बर्गर। असल ये जैन डाल दिए यार। ये Alt बासी 4, अब्दुल्ला अभी तो बासी ने क्या कहा है, अल्ट F4 दबाओ। जिसको नहीं ऑल्ट शो हो रही, F4 दबाएं सर, स्क्रीन सही हो जाएगी। जिसको नहीं शो हो रही वो, उसको मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया, वो वहाँ पे देख ले। तो सर को क्लास लेने दो, तंग नहीं करो सर को। यहाँ पे जो जितनी स्क्रीन शेयर हो रही है वो मैं कर लूँ। सर ऑल्ट F4 दबाएं, ठीक हो जाएगी। सबके सामने एक ही फोल्डर सा आ रहा है जिसमें 11-12 यार एक ही तस्वीरें फोटो पड़ी डाला हैं। जिसमें जिसमें तस्वीरें पड़ी हैं, एक किसी फोटो को क्लिक कर। फैसल भाई यार, वो जो आपने स्क्रीन शेयर की हुई है ना, वो फोटो पे करो। आपने फोल्डर की स्क्रीन शेयर की, इससे हमें फोल्डर शो हो रहा है। वो फोटो पे करेंगे तो फिर फोल्डर फोटो को शो क्लिक होगा। कर। ये एक एक इस पे फोटो पे क्लिक करूं? फोटो पे करें। जी जी सर, एक नहीं एक फोटो सर, पे क्लिक करें, वो फैसल ओपन भाई हो को जाएगी। बता रहा हूँ। ये वो एक फैसल फोटो भाई पे आप क्लिक किया स्क्रीन है, लेकिन शेयर ये जो बड़ी है ना, नहीं हो रही, बल्कि वो स्क्रीन छोटी हो जाती है। सर ऑल्ट सर F4 दबाएं, आपसे, ठीक हो सर जाएगी। आपसे नहीं होगी यार, सर से नहीं होगी, मैं पोस्ट कर रहा हूँ। सर को ना बताओ। फैसल करेगा। हाँ, और मोहसिन क्या कह रहे हो? फैसल भाई स्क्रीन शेयर में फोटो कर दें। वो स्क्रीन शेयर जो है ना, उसमें आपने फोल्डर को किया हुआ है, उस पे आप फोटो को फैसल शट करेंगे ना तो डाउन वो कर। फिर हमें फोटो शो हो अच्छा जाएगी। एक मिनट। फैसल ऑल्ट F4 दबाओ, ठीक हो जाएगी। अब ठीक है, हो रही है शो? नहीं, नहीं अभी भी क्या शो हो रहा है? नहीं अभी वही वही फोल्डर है, चीज है। फोल्डर वही फोल्डर फोल्डर शो हो शो। रहा है, उसके अंदर 10-12 तस्वीरें लगी हैं बस। अच्छा एक मिनट। अब तू शो हो रहा है। कॉल पे करना है उसे। हैं? अब क्या पे करना है? अब शो हो रही है? नहीं अब भी उसी तरह शो हो रही है यार। उसी तरह शो हो रही उसी तरह। जे यार फैसल क्या नहीं कर रहे फैसल हैं? क्लिक करो यार उस पे पूरा। इस फैसल पे ऑल्ट डबल F4 दबाओ, ठीक हो जाएगी। तो सारे इंजीनियर हैं। अभी भी नहीं हो रही? फैसल भाई आपके पास फोटो ओपन होगी? मेरे ये पास फोटो हो रही खोल है ना के यार। फोल्डर मिनिमाइज कर। हाँ अभी आप फोटो ओपन हुई है ना, अभी जाके स्क्रीन शेयर पे देखें आप, उधर वो ये जो फोटो ओपन हुई है उसका एक अलग से बार आई होगी, उस पर क्लिक करें तो एक फिर हो मिनट जाएगी। चुप चुप। अबे साले। अब देखो। हाँ हाँ अब अब हो सही। गई है। अब आ गई। अब सही अब हो गया है। यार। आज अब सीखा है ना, अब सीखा। चलो अब देखो। क्यों जी, मसला हल हुआ है? कोई नहीं? हो गया सर जी। ये सर हल हो गया। चलो हल हो गया शुक्र है। सर। आधी अच्छा क्लास बच होगी। ओहो,
ये क्या हो गया है? फैसल आप आगे भी करो यार, क्या चीज? फोटो आगे नेक्स्ट भी पेज करो। करो ना। चलें हाँ, ठीक आगे है यार, 15 मिनट चलो बोलो। चलो अगला बस सुने, अब बात छोड़ें, अब थोड़ा सा लेक्चर पढ़ना है, फिक्र ना करें। ये क्या हो गया? अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास ना मैथमेटिक्स में 4 बेसिक चीज़ें हैं। फंक्शंस का स्पेस होता है, मैट्रिसेस का स्पेस होता है, उसके बाद आपके पास सेट्स होते हैं, सेट्स, फंक्शंस, उसके बाद सेट्स, फंक्शंस, उसके बाद आपके पास होते हैं जनाब मैट्रिसेस, और एक और चीज़ है आपके पास, वो भी मुझे याद आती है तो मैं आपको बताता हूँ। अब आप नोटिस करें कि जैसे आप लोग नंबर्स, ठीक है ना, जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं 1 + 2, आप मैट्रिक्स को तो वैसे नहीं ना ऐड कर सकते, ये बात पता है आप सबको? यस सर। हाँ, यस सर। जैसे नंबर्स ऐड होते हैं वैसे मैट्रिसेस ऐड नहीं होती, जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं वैसे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं होती, जैसे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं वैसे सेट्स मल्टीप्लाई नहीं होते। जब हम दो सेट्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। लेकिन जब हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम ये करते हैं कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रोज अगर बराबर हों तो दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के अलावा सारे ऑपरेशंस में पहले मैट्रिक्स की रो देखी जाती हैं और दूसरे के कॉलम देखे जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वो वाहिद ऑपरेशन है जिसके अंदर हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स देखते हैं और दूसरी मैट्रिक्स की रोज देखते हैं। अगर वो बराबर आ जाएं तो फिर हम उनको कहते हैं कि दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से एक बात हमें समझ आई कि ये जो नंबर्स हैं, मैट्रिसेस हैं, फंक्शंस हैं, सेट्स हैं, इनके अंदर एडिशन का तरीकाकार भी अलग है और मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार भी अलग है। इस बात से आप लोग एग्री करते हैं सब लोग? यस सर। हाँ, कि 4 चीजों का मैंने आपके सामने नाम लिया है, नंबर्स का, मैट्रिसेस का, सेट्स का और फंक्शंस का। इन चारों के लिए लॉ ऑफ एडिशन, इनको ऐड और तरह से किया जाता है, मल्टीप्लाई और तरह से किया जाता है। ये बात तो समझ आ गई ना आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। ये हाँ, यस सर। जब ये ठीक ये है। देखें, अब Yes, यही sir. चीज जो है ना, ये अलजबरे की बुनियाद है कि जब हमें मैट्रिसेस, जब भी हमें मैट्रिसेस हों, सेट्स हों, फंक्शंस हों, जब हमें उनका लॉ ऑफ एडिशन और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना आ जाता है। अब देखिए, अगर हम 2 को एक स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब 6 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो 2 × 2 A B C D और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो जो 3 है वो तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 3A 3B 3C 3D। तो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट हो गई ना। तो इसी तरह से फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंट हो जाती है, सेट्स की मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंट हो जाती है। तो अल मुख्तसर, अभी मैं टाइटल एक्सप्लेन कर रहा था कि अलजबरे का क्या मतलब है, कि जब भी हमें किसी मैथमेटिकल एंटिटी का लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और लॉ ऑफ एडिशन पता चल जाए तो हम उसका अलजबरा डिफाइन कर सकते हैं। एक बात हो गई। लीनियर अलजबरा, लीनियर अलजबरा जो है ये सबसे आसान अलजबरा है। लीनियर अलजबरे में जब हम अलजबरा डिफाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर हम बहुत सारे काम लाइंस के जरिए ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और काफ़ी सारे अलजबराज होते हैं, जैसे बुलियन अलजबरा होता है, जैसे कि आपके पास जो है अपना होफ अलजबरा होता है, जैसे कि आपके पास ली अलजबरा होता है, जैसा कि आपके पास जो लोग अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो बुलियन अलजबरे को यूज़ करते हैं। तो बेशुमार किस्म के दुनिया में अलजबराज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन सब की फाउंडेशन जो है वो लीनियर अलजबरा ही है। तो तमाम अलजबराज जो हैं ना जी, उसके बाद है आपके पास
तो जितने टाइप्स के भी अलजबराज हैं ना जी, इन सब की बुनियाद लीनियर अलजबरा ही है। अब आप लोगों ने कंप्यूटिंग साइंस के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लीनियर अलजबरा के अंदर पेज नंबर 2 मैंने सबसे पहला आप लोगों को सेंड किया है। पेज नंबर 2 के ऊपर अगर आप लोग देखें तो सबसे पहली हेडिंग है फैसल, पेज नंबर 2 शेयर कर दें। ये पेज नंबर 9 है फैसल, ये देखें ऊपर 9 लिखा हुआ है ना। इसी तरह से जो 2 नंबर पेज है उसे शो कर दें, जिसके ऊपर सेक्शन 1 ये आ गया पेज नंबर 2। ठीक है जी, ठीक है जी। आ जाए मेरे बच्चे, देखें मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ना इसके ऊपर सब कुछ हाईलाइट किया हुआ है जो कुछ हमने पढ़ना है। थैंक यू सर। सर ये जो हाईलाइट सर यू आर ग्रेट। चलें अब देखें ना, हम बुक से ही पढ़ते जाएंगे। हालात क्योंकि ख़राब हैं, मैं कभी भी ये काम नहीं करता, ये जो अभी हमने किया है मैं हर चीज़ बोर्ड पे लिख के पढ़ाता हूँ। तो अब मुश्किल है ऐसी कि इसका कोई हल नहीं है। देखें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लाई एट द हार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा एंड इन दिस चैप्टर यूजेस देम टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा in a simple and concrete settings. Section 1.1 and 1.2 present a systematic method of solving system of linear equations. अच्छा, अब एक और बात मैं आपसे करता हूं, आप लोगों को यकीनन ये भी पता होगी। 4x is equal to 8 में से x की वैल्यू निकालें, क्या आएगी? 2 सर, 2 आ जाएगी। एक सेकंड आपने लगाया तो वैल्यू निकाल दी। आप मुझे बताएं 4x + 2y इज इक्वल टू 8 में से x या y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं? नो सर, नहीं निकाल सकते। नो सर। क्यों नहीं निकाल सकते? सर इसके लिए दो अननोन वेरिएबल्स, इसके लिए एक हाँ, वेरिएबल होगी। 2 हैं। असल बात यही है कि जितने वेरिएबल हों उतनी इक्वेशंस चाहिए उनका जवाब निकालने के लिए। अब हमें मुश्किल क्या बन जाएगी अलजेब्रा के अंदर, हमारे पास कभी ये हुआ करेगा वेरिएबल्स कम होंगे इक्वेशन ज्यादा होंगी, कभी इक्वेशन ज्यादा होंगी वेरिएबल्स कम होंगे, कभी इक्वेशंस और कभी नंबर ऑफ वेरिएबल। अब 3 सूरत हाल बन सकती हैं, इक्वेशनों की तादाद और वेरिएबलों की तादाद बराबर हो। जैसे 4x = 8, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, आसान तरीन एग्जांपल, आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। यस सर। अब आपके पास 4x + 2y = 7 हो, तो एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है ना। इसमें से आप लोग, ये मुश्किल है सॉल्व करनी, या ये ऐसे सॉल्व होगी कि x इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा और y इन टर्म्स ऑफ x निकलेगा। आसान तरीन एग्जांपलों से करते हैं। आपके पास कागज पेंसिल है, नोट कर रहे हैं जरा। 4x = 8 जी सर। 4x = 8 लिखें और इसके आगे लिखें 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल। उसके बाद लिखें 4x + 2y = 8, इसके आगे लिख लें 1 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। सर एक दफा दोबारा बोल दें। 4x = 8, इसके आगे लिखें 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल। यस सर, ठीक हो गया सर। अगली इक्वेशन लिखें 4x + 2y = 8, 1 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया ना। अच्छा, बस अब यहाँ पर ही रुकते हैं, जरा सा थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेक्शन 1.1 एंड 1.2 प्रेजेंट ए सिस्टम। अब अलजबरे की ये पावर है, अलजबरे की ये ब्यूटी है क्या, कि अलजबरा इस चीज का मोहताज नहीं है कि आपके पास एक वेरिएबल हो और एक ही इक्वेशन होनी चाहिए, दो वेरिएबल हो तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अलजबरा इस चीज का मोहताज नहीं है। अलजबरा आपको वो टूल्स, तभी उसने ये लिखा है कि सेक्शन 1.1 एंड 1.2 प्रेजेंट्स ए सिस्टमैटिक मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस की भी तादाद जितनी मर्जी हो जाए और उनको आप जितनी वेरिएबल्स वाली 3 वेरिएबल्स वाली 3 इक्वेशनें हैं, 3 वेरिएबल वाली 4 इक्वेशनें हैं, उनको कलेक्ट करते जाएं तो वो चीज़ सिस्टम कहलाती है। तो अलजबरे में हमने सीखना ही ये है कि अगर फर्ज किया एक इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना जी। Section 1.3 and 1.4 show how a system of linear equation is equivalent to a vector equation or a matrix equation. अब वो कहता है कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इक्वेशंस की तादाद ज्यादा हो जाए, वेरिएबल्स की तादाद ज्यादा हो जाए,
तो फिर हमें उनको सॉल्व करने के लिए दो चीजों का सहारा लेना पड़ता है। एक को हम कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन, एक को हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन। इनकी जो बात है वो हम सेक्शन 1.3 और 1.4 में जाकर करेंगे। अच्छा जी, दिस इक्विवेलेंस विल रिड्यूस प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स टू क्वेश्चंस अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और कहता है कि जब आप सेक्शन 1.1 से 1.4 तक पहुंचेंगे ना, तो आपको ये चीज मास्टर हो जानी चाहिए कि आप इस चीज की कैद से निकल जाएं कि नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर होने चाहिए। आई बात समझ? अच्छा जी, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पैनिंग, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन studied in the second half of this chapter will play an essential role through as we are explaining the beauty and power of linear algebra। ये बड़ी जो किताब होती है ना, इसमें बहुत चुनकर लफ्ज लिखे होते हैं। अब वो कहता है जी इक्वेशन नंबर 1.1 में आप देखें कितने वेरिएबल्स हैं, x1 x2 xn n वेरिएबल्स हैं, और इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन को अब वो आगे बता रहा है कि इसमें a क्या है, इसमें x क्या है, इसमें b क्या है। अ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स, और ये लीनियर इक्वेशन है। अगले पेज 3 पर जाकर बताएगा कि इक्वेशन नंबर 1 लीनियर क्यों है। इसमें वेरिएबल्स हैं x1 से xn तक, b और a1 से लेकर an तक जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं। ये रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और जो n है सबस्क्रिप्ट, ये पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट कर रहा है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगले पेज पर आ जाए, उसने सब फैसल पेज नंबर 3 शो कर दें भाई। 3 ये बिल्कुल नहीं, ये 3 है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। द इक्वेशन 4x minus 5x2 plus 2x is equal to x1 and this are both linear because they can be arranged in the form of equation 1 जो पिछले पेज पर है। The equation this and ये जो अगली इक्वेशंस हैं 4x1 minus 5x2 is equal to x1 x2 और x2 is equal to 2 under root x1 minus 6 are non-linear equations। हाँ जी, अब फर्क करेगा, लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस को क्लासीफाई कर देगा। अच्छा जी, लीनियर इक्वेशंस कौन सी? अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ए कलेक्शन of one or more linear equations involving same variables x1 से x2 x1 से xn। और एग्जांपल है इक्वेशन नंबर 2 जो आपको नजर आ रही है। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, पहली इक्वेशन में तीनों हैं, दूसरी में x2 0 है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए लिस्ट दिस। अच्छा जी, हाँ जी, अब मुझे बताएं, अब यहां पर मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, वो नोट लिखें आप लोग। अब ये जो इक्वेशन नंबर पेज नंबर 3 के नीचे x1 और x2 का प्रोडक्ट है और अंडर रूट x1 है, इसके नीचे पढ़े वो क्या कहता है? दीज इक्वेशंस आर नॉन लीनियर। ये फैसल नीचे ये लाइन, हाँ, दीज इक्वेशंस आर नॉन लीनियर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ x1 x2, ये नीचे इसके नीचे लाइन में, एंड अंडर रूट x1। इसका मतलब ये हुआ कि जिन इक्वेशंस में वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ जाए, ये नीचे वाली लाइन में फैसल x1 x2 प्रोडक्ट पर एरो लेकर आए, x1 x2 प्रोडक्ट पर नीचे नीचे नीचे, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऊपर, ये यहां पर ऊपर, इस ये x1 x2 प्रोडक्ट पर आओ, ये नीचे, इसके नीचे वाला जो है ये, हाँ देख लें, ये दो चीजें हैं। जिन इक्वेशंस में x1 वेरिएबल्स प्रोडक्ट में आ जाएं, या वेरिएबल्स का अंडर रूट आ जाए, या वेरिएबल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, वो नॉन लीनियर हो जाती हैं। समझ आ गई बात की? हेलो सर, एक मिनट नोट करिए। यस, दोबारा बोले, ये लाइन समझ आ गई है सर। जो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं उनका कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, उनका कोई स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, यानी कि वेरिएबल्स की पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए। अगर 1 से छोटी हो गई तब भी इक्वेशन नॉन लीनियर, और 1 से बड़ी हो गई तब भी नॉन लीनियर। हाँ जी, लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें प्रोडक्ट ना आए वेरिएबल्स की,
अंडर रूट ना आए वेरिएबल्स के, और वेरिएबल्स की पावर सिर्फ 1 हो, 1 से छोटी हो गई तब भी नॉन लीनियर, 1 से बड़ी हो गई तब भी नॉन लीनियर। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में अगर पिछले पेज पर जाकर देखेंगे, या ये ऊपर ही देख लें, इस पेज नंबर 3 के टॉप पर देखें, x1 4x1 माइनस 5x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x1। इसमें x1 x2 सबकी पावर वैल्यू इस सबकी पावर 1 है, और x1 x2 का प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा, और x1 x2 का अंडर रूट भी नहीं आ रहा। आ गई समझ बात? यस सर। तो ये सबसे पहले तो हमें लीनियर को क्लियर करना है कि क्या ये इक्वेशन लीनियर भी है या नहीं है। आई समझ बात? यस सर। यस सर, आ गया। अब देखें जी, इसी पेज पर नीचे आते जाएं। अब वो कहता है जी कि जो दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, इनको हम लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन का ग्राफ आपको सेकंड ईयर में बनाना आता है। एक दफा x1 को 0 पुट करें और x2 की वैल्यू निकाल लें। व्हेन x1 इज 0, x2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर x2 को 0 कर लें तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को आप लोग प्लॉट कर लें तो ये नीचे वाली लाइंस बन जाएंगी। तो देखें, ये जो उसने नीचे पेज नंबर 3 के फैसल एंड पर आए, जरा नीचे आते जाएं। नीचे ये, हाँ और नीचे करें पेज। ये देखें ये दो एक बस, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस का ग्राफ है। तो ऐसी सिस्टम ऑफ लाइंस जिनका ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होता है, अगर वो सॉल्व हो जाए तो हम उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्व ना हो सके तो हम उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है भाई। ठीक है सर। फैसल पेज नंबर 4 पर आ जाए। हाँ, पेज 4। हाँ जी, ये देखें पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में of course two lines need not to intersect in a single point. They could be parallel or they could coincide. Figure 2 shows the graph that correspond to the following systems. हाँ जी, ये देखें, अगर हम पेज नंबर 4 में जो ए लाइंस है, इनको प्लॉट करें तो ये पैरेलल लाइंस होंगी। इनका मतलब है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल चलती रहेंगी, कहीं पर मीट नहीं करेंगी। और अगर हम बी लाइंस में से सेकंड इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकाल लें तो सेकंड इक्वेशन 100% इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ये इन दोनों लाइंस को हम प्लॉट करेंगे तो ये लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर प्लॉट होंगी। तो जो लाइंस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएं, उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस। तो देखें, नीचे चलें पेज पर फैसल, पेज ऊपर करें और ऊपर करें, नीचे। हाँ, ये देखें बस। फिगर 1 and 2 illustrates the following general fact about linear equations. A system of linear equation has either no solution। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया जाएगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है ना जी। अब इनको समझने के लिए नो सॉल्यूशन को हम समझते हैं
फिर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन को समझते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को समझते हैं। ठीक है, तो ये जो नो सोल्यूशन है या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन को यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जो हैं ये भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये हमने ये जो तीन चीजें 1, 2 और 3 निकालनी है, ये किन के लिए निकालनी है? ये जो फैसल पॉइंटर 1, 2, 3 पर ले जाओ, ऊपर और ऊपर, ये 1, 2, 3, हाँ यहाँ पर इसके नीचे ये 1, 2, 3 पर ले जाओ पॉइंटर। 1, 2 नीचे, हाँ, और 3 ये। आप मुझे बताएं ये तीनों चीजें हमने किन के लिए निकालनी है जो लेक्चर सुन रहे हैं बच्चे? ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ये हमने लीनियर इक्वेशंस के लिए बच्चों निकालनी है। ठीक है ना, ऊपर पढ़ो ना पहली लाइन क्या लिखी हुई है। 1, 2, 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है जिसको मैंने पेंसिल से, लीनियर इक्वेशन हैज हाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होता है ना, उसका या तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, या उसका यूनिक सोल्यूशन होता है जिसको हम एग्जैक्टली वन सोल्यूशन कहते हैं, या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ये बात समझ आ गई? और लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें वेरिएबल्स का प्रोडक्ट नहीं आता, जिनमें वेरिएबल्स की पावर सिर्फ 1 होती है, ना 1 से बड़ी होती है ना 1 से छोटी होती है। और तीसरी बात ये होती है कि लीनियर सिस्टम के अंदर अंडर रूट भी नहीं आता वेरिएबल्स का। ठीक है ना, तो वो जो हमने पीछे लीनियर की डेफिनेशन कर ली है ना, उसके ऊपर हमने ये 1, 2, 3 कैलकुलेट करने हैं। इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने। आ गई समझ बात? जी सर। जी सर, जी सर। चलो अच्छी बात। तो सर ये जो लीनियर इक्वेशन वाली लाइन होंगी ये इंटरसेक्ट ही कर रही होंगी, जो पैरेलल है उनका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, और जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन प्लॉट हो जाएगी उसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सही। इधर तक कर समझ आ गई? सर अच्छा, अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लास में ना एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म पढ़ी थी ना? अगर डायगोनल के हम कोई मैट्रिक्स, ये देखें सिस्टम इक्वेशन नंबर 3 पे फैसल पॉइंटर रखो, 3 पर इसके सामने ये नंबर 3, ये इधर रखो पॉइंटर, इधर यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। ये हाँ, ये देखें ये पूरा सिस्टम है। अगर इस सिस्टम में हम 0, 8, 9 ना -9 ना शामिल करें तो ये चीज कहलाती है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। और जब हम इसके अंदर इसकी राइट वाली चीज शामिल कर लेते हैं तो ये चीज कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फैसल पेज नंबर 5 पर आओ, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। ये पेज नंबर 5 पर, पेज 5 सर आ रहा है, ये आ गया। ये है पेज 5। देखो बच्चों, पेज नंबर 4 और 5 पर फर्क करो। पेज नंबर 4 की जो आखिरी मैट्रिक्स है उसको मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स कहते हैं, और पेज नंबर 5 पर जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अगर मैं कहूं कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो तो उसका मतलब कुछ और होगा, अगर मैं कहूं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो तो उसका मतलब कुछ और होगा। आई समझ बात? अब देखें ये 1 है ना इसके लिए जी सर, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमें दिखवा दें, साथ साथ लिख लेते हैं हम। हाँ लिख लें, ये सारा कुछ मैंने इस पर इसीलिए वो फेरा हुआ है अपना हाइलाइटर। यस सर, सब थोड़ा सा स्लो बोलें ताकि साथ साथ भी लिखा जाए। ठीक है, इसमें पेज नंबर 4 के एंड की जो मैट्रिक्स है ना, जिसमें आपने राइट साइड को शामिल नहीं किया, उसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। हेलो हेलो, बोले, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर। जी आ रही है। जी आ रही है सर। अच्छा, आप लोग ये पेज नंबर 5 तक रिपीट करें ना जरा, मैं 2 घूंट पानी पी लूं। हैं ठीक है सर। ये चल रहा है, 2 मिनट जरा रुकना है, मैं पानी पी लूं। फैसल भाई यार, ये जो नोट कर रहे हो उसकी पिक्चर ग्रुप में सेंड कर दो। कौन सी?
ये जो सर साथ साथ नोट जो करवा सर रहा ने पहली बात बोली यही नोट कर रहा था। है। फैसल यार इसकी पता रिकॉर्डिंग नहीं हो कहाँ रही है? पड़ा हुआ है। हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वो भेज सिर का दूंगा और मेरे YouTube चैनल मेरा वैसे पर बढ़ेंगे। हाँ सही है, तेरे YouTube चैनल पे आ जाता, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। वैसे उस्मान से फैसल रिकॉर्डिंग मुकाबला में है। मैचेंगे गाली। तेरी वॉच टाइम तो उस्मान से भी ज्यादा हो असल जाएगी। यार नमाज की ब्रेक कब होगी? पौने 3। अफराद हाजी आया ये। ओए मत्ती जानी ओए ओए शिरोजा ही ओए मैं को नहीं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨਮਾਜ਼ੀ आ गई चेक कर ले। तेरा नमाज पता है, नमाज इस वेले जरूरी भी है, आना ये सी दुनिया के काम इधर ही रह जाएंगे, नमाज जरूरी है। तो जाके पढ़ आना यार, मैं पढ़ के क्लास शुरू की थी है। नफल पढ़ना है नफल। शरोज ये तो तू करने के क्लास लेनी है या नमाज पढ़नी है? और फैसल कोई समझ ही नहीं आ रहा यार। फैसल नु बड़ा समझ आ रहा है यार। यार की ड्रामा है कसम। कोई नहीं, मत्ती कर लेंगे करांगे कदों? मती तू आखिरी दिन। मती तू मेरे ना कदे टेंशन पहले लई है। तो मैंने DBMS याद है फराद दो। DBMS पक्का चौका ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਡੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ DE। मेरे DBMS ਦੇ ਅਸਲ ਪੰਗੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਰਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। तेरा तो बीच में भी चौका था फैन हो जाणगे यादा VP ਦਾ ਬਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। मत्ती थोड़ा हाथ थोड़ा क्लास रखी नहीं ले रहा। अच्छा आज पहली दफा मती को यार अब्यूजिव लैंग्वेज के बात कर रहा है। कौन बोल रहा है? मती मलक उस्मान तो मैसेज कर रहे यार। मैं पता करना है इसका। उस्मान आया हुआ है? आया हुआ है यार। फैसल तू चंगा फैसल वैसे एकदम कम गलत कीता तू चाइना से बैठा है मौसम। आजकल बड़ा काम है उनका ना। कोरोना आया तो आजमगढ़ से ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ उसको। याद है कोरोना आजकल आजमगढ़ से लॉकडाउन में इसकी बिक ही वही चीज रही होगी। हाँ ना 2 जुलाई ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤੀ यार जब काम होता है तो रिप्लाई नहीं देता। कौन मैं? मोहसिन अली। यार फैसल भाई वो मैं क्लास के बाद सो गया था, मुझे रात को आपने कहा था कि आप आओगे तो मैं सोया ही नहीं सारी रात। DMCs आ गई हैं सबकी। यार वो तो सही है फैसल वो मुझे देंगे ही नहीं। तो नहीं मैं DMCs लेने जाऊंगा जिसको सिर्फ जॉब वगैरह के लिए ज़रूरत होगी ना, या कहीं और किसी को स्कॉलरशिप के लिए, सिर्फ वो मुझे मैसेज कर दे। मती तू चाहिए DMC यार एक मिनट यार मैं क्या करनी यार। अच्छा सारे बात सुन लो। जिसको DMC अर्जेंट ज़रूरत होगी ना वो मैसेज करे, मैं उसको स्कैन ओरिजिनल मेरे पास ही पड़ी रहेगी, जो स्कैन यहाँ बाहर से ना आके मैं उसे फोटोकॉपी। साड़ी फैसल संभालित रखे कॉल बस ठीक है। जिसको ज़रूरत नहीं है वो उसकी पड़ी रहेगी मेरे पास, जिसको सिर्फ ज़रूरत है मत्ती तेरे तो सब तो पहले दे दे। इन्हें हमरे लिए अप्लाई करना है BC लिए। तो उस्मान का मैसेज आया है अरे उसामा ना मेरे उसामा कौन है? सेंटिमेंटल हो गया। उसामा सेंटिमेंटल है दड़े एक्टिव ही मती। हाँ ना भाई हटना सूफिया नु तलवारां दे शरोजा लगना नमाज पढ़ गया चलाइए। बड़ी जल्दी उठ जाता है शरोजे नहीं लाए हुए। ओए मैं तो यह नमाज पढ़ लगना पूछ गया।
आरामिया मती कंट्रोल कंट्रोल अंजुम भी सुन लो। अंजुम अंजुम के पास नेट सिग्नल का प्रॉब्लम है। मोहसिन जी फैसल भाई यार काम करी जाएगा, अगर तुझे दे देते हैं मैं बाद में तेरे से ले लूंगा। यार वो मुझे कैसे देंगे, वो कहेंगे आपका नाम फैसल ही नहीं है। कल मैं आता हूँ। वो उधर पकड़ के मुझे डक ही ना ले, वो कहें शनाख्ती कार्ड दिखा दे। नहीं अच्छा उन्होंने कहा था कि अगर सीआर सकते तो जो पास के कोई सेकंड सीआर पढ़ जाए ना, एतमाद वाला बंदा है तो उसको भेज दे। सबसे ज्यादा एतमाद वाले तुम ही लगे हो। नहीं बस मैं करीब हूँ इसलिए मुझे तो ले आऊंगा यार, उसका मसला नहीं। फैसल उस्मान तुझे कुछ कह रहा है यार, सुन ना उसकी भी। उस्मान क्या कह रहा है? मैसेज किए इसने। मैसेज नहीं आए ना इसके? अच्छा चैट में आए। चैट में आया मैसेज। एक मिनट में देखते हैं। निशान की आवाज इतनी बंद हुई है, क्या हुआ है? घर पाओ जाके आपसा बात चुप करके अंदर बढ़ के पाओ बच्चियां बात करना बासी ये केड़ा बासी है? मैं नहीं है ओए, मैं नहीं है, ये अब्दुल्ला बासी है। अब्दुल्ला है मेरा पास। मरी जाने से सीधे काम होते ही। अब्दुल्ला पूरी लगा, अब्दुल्ला पूरी लगा। अब्दुल्ला वंस मोर। हां इसको हो रहा है, पूरी नहीं लगा सकता ना मरी में है तू अभी? हाँ मरी में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फैसल ना पूछा बाहर चल पे आगे सर आगे। हाँ जी, ये पहले 4 पेजेस को आपने थोड़ा सा पढ़ा, कुछ बात समझ आई है थोड़ी बहुत? यस सर आ गया। अच्छा चलिए, अब बच्चा जी 3 एग्जाम्पलें आज करनी है, और साथ ही आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देना है। तो वो एग्जाम्पलें अब आप जरा गौर से देखिए। आप लोग पहले बात मुझे ये बताएं कि आप लोगों को एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का फर्क पता है कि नहीं पता? ये नो बता सर नहीं पता नो सर नो ये सर। देखें, अगर मैट्रिक्स के सुन लें बात, अगर मैट्रिक्स के डायगोनल पर 1 हो, बाकी सब अपने माइक ऑफ करते हैं। अगर मैट्रिक्स के डायगोनल पर 1 हो और ऊपर नीचे 0 हो तो वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म होती है। अगर मैट्रिक्स के डायगोनल पर 1 ना भी हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के सिर्फ नीचे 0 हो तो वो एचिलॉन फॉर्म कहलाती है। पता चल गया? हेलो, एक दफा फिर बता दे दोबारा समझा दे सर, दोबारा समझाएं। कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। ये 1-2 पेजों के बाद ना एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की डेफिनेशन भी आ रही है बड़ी तफसील से, लेकिन आपको जो है ना मोटा मोटा बताने के याद रखने का तरीका ये है कि अगर डायगोनल पर 1 हो, मैट्रिक्स का आप डायगोनल खींचें, परफेक्ट डायगोनल, ठीक है ना? तो मैट्रिक्स के डायगोनल पर अगर 1 हो और ऊपर नीचे जीरोज हो तो वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में, यानी अगर जीरोज ऊपर और नीचे दोनों हो तो ज्यादा जीरोज होंगे तो वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। और अगर मैट्रिक्स के डायगोनल पर 1 भी ना हो, जो मर्जी नंबर हो 4, 5, 6 हो, और उन नंबर्स के सिर्फ नीचे 0 हो तो वो चीज एचिलॉन फॉर्म कहलाएगी। आप समझ आ गए? जी सर आ गया। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म जो होती है ना वो ज्यादा रिफाइंड होती है, क्योंकि उसमें कंडीशन सख्त होती हैं कि डायगोनल पर सिर्फ 1 हो और 1 के ऊपर नीचे जीरोज हो, जबकि सिंपल एचिलॉन फॉर्म जो होती है वो इतनी सख्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें डायगोनल पर 1 के अलावा भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, और शर्त ये होती है कि उन डायगोनल एलिमेंट्स के सिर्फ नीचे 0 हो। आ गई समझ बात? यस सर। एग्जांपल करेंगे सर, मजीद समझ आ जाएगी। हाँ एग्जाम्पल कराता हूँ। अब बच्चा मसला ये है कि बोर्ड मेरे पास है नहीं है, और अगर मैं आप लोगों को क्लास में ये करवाऊँ ना सारा कुछ, तो आप लोग बहुत इसको इजीली कर लें। फैसल पेज नंबर 5 ऊपर करें सर। ये 5 ही है ना?
हाँ जी, इसको नीचे वाली मैंने एग्जांपल करवानी है। हाँ अच्छा। ये देखें बच्चों, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी, ये उसके सामने उसने इसका ऑगमेंटेड सिस्टम लिख दिया है मैट्रिक्स की फॉर्म में। फैसल एरो को राइट साइड पर ले आए इसी तरफ। ये देखें, ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ना, ये उसकी ऑगमेंटेड फॉर्म है। ये बिल्कुल ठीक, ये जो है ये उस मैट्रिक्स की ऑगमेंटेड फॉर्म है। अब 1 हमारे पास है, डायगोनल पर 1 है, 2 है और 9 है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस 1 के नीचे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके हमने 0 बनाना है, फिर हमने 2 के नीचे 0 बनाना है, और 9 चूंकि आखिरी एलिमेंट है उसके नीचे हमने 0 नहीं बनाना। तो फैसल पेज नंबर 6 पर आइए जी। ये 1 सॉल्व होती होती इसकी जरा आखिरी लाइन देखें, ये बस ठीक है। फैसल इसमें नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ, और नीचे। हाँ जी, ये देखें आखिरी पर आ जाए बस। ये देखें मेरे बच्चे, ये जहां पर फैसल ने एरो रखा हुआ है, फैसल एरो को मैट्रिक्स की आखिरी लाइन में ले जाएं, आखिरी लाइन में। इधर देखो मेरे बच्चों, हेलो, सारों को आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा बच्चों, आप देखें इसके ऊपर ये एग्जांपल आपने पूरी सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके ये जो बुक का आंसर है ना, यहाँ तक इसको लेकर आना है। पहली बात ये तय करें कि ये एचिलॉन फॉर्म है कि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म है, बताएंगे? एचिलॉन है, क्योंकि सेकंड जो 1 है इसके ऊपर 0 नहीं बना हुआ। जी सर। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा अब देखें, ये जो एचिलॉन फॉर्म्स होती हैं ना, या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म्स होती हैं, अगर हमें इनकी भी समझ आ जाए ना, तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएं। एक बात नोट कर लें कि ये जो एचिलॉन, ये जो जिधर फैसल ने पॉइंटर रखा हुआ है ना, इसकी आखिरी लाइन, फैसल आखिरी लाइन पे पॉइंटर फेरें। ये सर, ये आखिरी लाइन पूरी पे पॉइंटर फेरें, ये ठीक है, ये वाली लाइन। ये जो अगर किसी मैट्रिक्स की रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, ये जिस लाइन पर फैसल पॉइंटर फेर रहा है, ऐसी आ जाएगी, तो उसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये आप नोट करें, ठीक है? कैसे पता चलेगा इसका यूनिक सॉल्यूशन है? इस मैट्रिक्स के सामने देखें जरा, x3 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3, x2 इज इक्वल टू 16, और x2 की वैल्यू अगर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो x1 की वैल्यू निकल आएगी। कितनी वैल्यूज निकली? x1 की भी एक वैल्यू निकली, x2 की भी एक वैल्यू निकली, x3 की भी एक वैल्यू निकली। तो मेरा बच्चा अभी चंद दिन गुजरेंगे ना, तो आप ये चीजें भूल जाएंगे, ठीक है ना? ये जो मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म होती है ना, अगर हम इनको भी अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लें, तो हमें पता देखते ही चल जाएगा कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, या नो सॉल्यूशन है। फैसल पेज नंबर, अब ये पेज नंबर 6 की आखिरी लाइन को ज़हन में रखना है। और अब आप लोग आ जाएं पेज नंबर 9 के ऊपर। फैसल आए जो 8 और 9, पहले इनको पेज नंबर 8 दिखाएं। 8, ये 8 था पीछे वाला, ये देखें जी। 8 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। फैसल पेज को ऊपर करें थोड़ा सा, ये देखें। यस सर। ये मैट्रिक्स है, ये पिछले क्वेश्चन की मैट्रिक्स थी, ये उसकी एचिलॉन फॉर्म थी, इसका यूनिक सॉल्यूशन था, ठीक है? पेज नंबर 9 पे आओ फैसल, पेज 9। यस सर, आ रहा हूं। अच्छा, ये 9 है। ये देखें जी, ये इक्वेशन नंबर 5, ये है, ये है, ये है, ये है। ये देखें जी, इसकी इक्वेशन नंबर 7 पर आ जाओ, 7 पर आ जाओ। और ये जो मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है, आखिरी लाइन पे फेरें पॉइंटर, हाँ ये, और इस लाइन को, ये जो हाईलाइट हुई है, इस लाइन पर खींचते खींचते नीचे आ जाओ। इस पाथ पर चलते 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 चलते, ये क्या है? नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन हुआ? 0 इज इक्वल टू 5/2।
0x3 इज इक्वल टू 5/2। 0 इंटू x3 क्या हो गया? 0 हो गया। क्या 0 नॉन जीरो नंबर के बराबर होता है? कभी नहीं होता। 0 0 के बराबर होता है और नॉन जीरो। तो देखें इसको उसने, ये जो सिचुएशन नंबर 7 है ना, इसको उसने आगे चलकर, आज आप लोग मेरी बात नोट करें, मैं आपको चंद दिनों के बाद ये बात याद करवाऊंगा कि इसको उसने एक थ्योरम की फॉर्म में दिया है सेक्शन 1.4 के अंदर। अ सिस्टम विच हैज ए रो ऑफ द फॉर्म 0 0 0 0 और आखिरी को कहेगा बी और बी इज नॉन जीरो हैज नो सोल्यूशन। तो याद रखने, अगर किसी मैट्रिक्स की आप लोग एचेलॉन फॉर्म बनाएं और उसके अंदर लेफ्ट राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो जाए, इसका राइट मोस्ट कौन सा है आखिरी लाइन का? फैसल आखिरी लाइन पे आओ, इससे नीचे वाली लाइन पे आओ, ऊपर मैट्रिक्स के अंदर आओ यार। ये अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई ऐसी रो हो जिसमें राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो और पीछे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उसका नो सॉल्यूशन होता है। यहाँ ये देखें, ये बिल्कुल ठीक। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई रो ऐसी पाई जाए जिसके अंदर राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो, राइट मोस्ट फैसल, राइट मोस्ट अगला फैसल राइट पर आओ यार। राइट किस तरफ है तुम्हारा? ये सर, ये 5/2 5/2। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो, तो उसका नो सॉल्यूशन होता है। तो अब आप लोगों को यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की समझ आ गई। अब कौन सा सॉल्यूशन रह गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। उसकी कोई एग्जांपल नहीं उसने आपकी बुक में दी। उसकी एचेलॉन फॉर्म मैं आप लोगों को अभी फैसल के पास भेजता हूं और आप लोग उसको अभी देखें। क्या आपको समझ आती है कोई बात? यूनिक सॉल्यूशन में ये फैसल जी सर, मैं आपको एक पिक्चर भेज रहा हूँ। ये पिक्चर आप अभी क्लास को सेंड करें, पूरे ग्रुप को। ठीक है सर। तो ये देखें जी, ये तीसरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की एग्जांपल। वैसे ये पूरी क्लास को शेयर करनी पिक्चर। ठीक है सर, मैं क्या करूं? ये मैं लीनियर अलजेब्रा के ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। लीनियर अलजेब्रा 4th बी का जो ग्रुप है ना, उसमें भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ जी, ये मेरे कितने बच्चे लीनियर अलजेब्रा के ग्रुप में मौजूद हैं? सर सारे ही मौजूद हैं। देख लें आप लोग अपना लीनियर अलजेब्रा का ग्रुप जरा चेक करें। उसमें मैंने एक पोस्ट भेजी है अभी। जी सर, मैंने किया। 52 बच्चे हैं मेरे पास उसमें। हाँ तो बच्चों आ गई है। अब आपके पास 2 एग्जांपल्स बुक में सॉल्व हुई हैं।
एक एग्जांपल मैंने आपको अभी भेजी है, इन तीनों एचिलॉन फॉर्म्स की एक बात सुन लें बच्चों, और करें। हेलो फैसल इसे दिखा दो यार, दिखाने लगा स्क्रीन पे दिखा दो। ठीक है। फैसल जी सर। रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लेक्चर? जी सर रिकॉर्ड हो रहा है। चलें ठीक, अच्छी बात। सर ये मिनिमाइज नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं मिनिमाइज करेंगे तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। एक मिनट हो गया। ये आ गई सर। फैसल जूम करो थोड़ा सा यार। चलो हो गया। मजा आ रहा है। आ रही है नजर? हाँ नजर आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी, नजर आ रही है पिक्चर? जी सर आ रही है। अच्छा, अब मेरे बच्चे देखें, दो एग्जांपल्स बुक में। फैसल इसको जरा ऊपर करना, इसकी आखिरी लाइन में जाएं, इस मैट्रिक्स की आखिरी लाइन में जाएं। ये देखें जी, इसकी आखिरी लाइन पर पॉइंटर फेरें फैसल, मैट्रिक्स ये लाइन पर। अब आप जरा तीनों एचिलॉन फॉर्म्स को ज़ेन में लाएं, तो फर्क पता चल रहा है क्या था? नो सोल्यूशन कब होगा, सोल्यूशन कब होगा, और इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा? जब राइट मोस्ट नॉन जीरो। हाँ अच्छा, अब सारे बच्चों एक बात बताऊं, अगर ये यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशंस के लिए किस चीज का कैलकुलेट करना जरूरी है? एचिलॉन फॉर्म का। अब देखें, क्या ये एचिलॉन फॉर्म बन चुकी है? बन चुकी है। पहले डायगोनल के नीचे जीरो आ गए, दूसरे डायगोनल के नीचे जीरो आ गए, तीसरा डायगोनल ही नहीं बचा तो उस पे जीरो या नॉन जीरो की रिस्ट्रिक्शन ही खत्म हो गई। अब ये जो आखिरी इक्वेशन है फैसल, इस पर पॉइंटर फेरो नीचे। ये अगर इस इक्वेशन को सारे बच्चे गौर से सुनना, x3 की वो कौन सी वैल्यू है जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाए? बताएं, x3 की कितनी वैल्यूज हम ले सकते हैं जिनको जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आए? लाखों वैल्यूज x3 की हम चूज कर सकते हैं जिनको हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो ही आएगा। इस वजह से इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है। अब फैसल इससे पिछली एग्जांपल पर आओ। पिछली सर कौन सा पेज? हाँ जी, पेज नंबर 9 पर आओ फैसल। एक मिनट सर, दोबारा ओपन करना पड़ेगा। पेज नंबर 9 पर फैसल। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अच्छा, ये पेज नंबर 3, 5। जी सर, ये 9 है। हाँ जी, इसकी आखिरी फॉर्म पर आए, नीचे आते जाएं फैसल, नीचे आते जाएं और पेपर ऊपर करें। ये देखें, ये जो 8th इक्वेशन में लिखा हुआ है 0 इज इक्वल टू 5/2, इसको हम लिख सकते हैं 0x3 इज इक्वल टू 5/2। लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। x3 की कितनी वैल्यूज ली जाएं जिनको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 5/2 आए? x3 की कितनी वैल्यूज ली जाएं? नो वैल्यू। x3 को जो मर्जी ले लो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 हो जाएगा। 0 ही आएगा।
आप समझ आई दोनों बातों की जो पीछे की और अब की है? यस सर। ये इस तरह से सोचना है आपने। 0x3 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि x3 की कितनी वैल्यूज ली जाएं जिनको 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाए, इनफाइनाइट। 0x3 इज इक्वल टू 5/2, x3 की कितनी वैल्यूज ली जाएं जिनको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 5/2 आ जाए, नो वैल्यू, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। सर सोचना हमेशा x3 पर ही है, लास्ट लेयर ये सोचना सिर्फ हमेशा x3 पर ही है ये चीज। आवाज नहीं, कौन बोल रहा है? सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये चीज हमेशा हम लोगों को x3 पर सोचनी है जाके, तो लास्ट वेरिएबल पर। बच्चा ऊंची बोले ना, आवाज नहीं आ रही। हम यूं बोल रहे हैं। हमायूं ऊंचा बोलो यार। सर अभी आ रही है आवाज? अब आई है, हाँ। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो हमारे पास x3 वाली जो आपने बोला कि आप लोगों ने हमेशा सर्च करना है एंड में, ये हम लोगों को x3 पर ही सर्च करना है यार? जो आखिरी वेरिएबल होगा उस पर ही सर्च करते हैं ना। एचिलॉन फॉर्म, अगर हम बगैर एचिलॉन फॉर्म के सर्च कर सकते होते तो पहले ऊपर ही सर्च कर देना था। ठीक है सर। ठीक है ना? अच्छा मेरे बच्चों, मैं बात बड़ी अहम कर रहा था, वो जरा सुन लें। इस एग्जाम्पल में 0x3 इज इक्वल टू 5/2 को ऐसे सोचें कि x3 की कौन सी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर 5/2 देगी। क्या कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो 0 से मल्टीप्लाई होकर नॉन जीरो आंसर दे दे? कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। फिर जो मैंने आपको पिक्चर शेयर की उसको जरा देखें। फैसल पिक्चर शेयर करें, आखिरी वाली। फैसल, फैसल, हाँ जी फैसल, इसकी आखिरी लाइन पे आए। हाँ जी, आखिरी लाइन पर पॉइंटर फेरें। आखिरी लाइन पे ये देखें। हाँ जी, x3 की कितनी वैल्यूज ली जा सकती हैं जिनको 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आ जाए, इनफाइनाइट। अब आपके पास 3 एचिलॉन फॉर्म्स हैं, उनमें से 2 की आखिरी लाइन को मैंने आपको ट्रांसलेट कर बता दिया है। यूनिक वाली को आपने मेरे इस जुमले में खुद ट्रांसलेट करना है, तो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। अब जरा आगे चलते हैं। आप लोग आज पेज नंबर 11 के 17 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 17 बहुत ज्यादा सर, बुक भी नहीं है हमारे पास। सर जी इस तरह बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाए, हमारियाँ बहुत ज्यादा हैं। यस सर। सीरीज में मैं पढ़ रहा हूँ ना कि लग गया कोर्स हमारा। यस सर। बस उधर से मुझे पता चल गया है कि अवाम क्या कोर्स के मुतालिक सोच रही है। सर वैसे ही बहुत मुश्किल लग रहा है सर। बहुत मुश्किल सर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। ये अंजुम का तो अल्लाह ही हाफिज है। ये जो सेमेस्टर में लिख रहे हैं ना रिमार्क्स, सर मैथ्स है ना सर, मैथ्स है सर। मैथ्स को बोर्ड पे पढ़ने पे और ऑनलाइन पढ़ने में आपको खुद ही पता है काफी डिफरेंस है, मुश्किल हो रही है। मुझे पता है, मैं आप लोगों की जो है ना परेशानी समझता हूँ। ये तैयब ऑनलाइन आया हुआ है, कोई नहीं आया हुआ? सर तैयब नहीं सर, ये मरी गया हुआ है सर। तो ये कौन सा टाइम है मरी जाने का? लोग घरों में बैठे हैं, इधर मरी गई हुई है वहाँ। सर वो कल आए अगले लेक्चर में सर, उससे 3 बजने वाले। सर आपका पैगाम हम तैयब को दे देंगे सर, आप उसे बड़ा याद उन्हें कह दें क्लासें पढ़नी शुरू कर दें। ये पढ़कर भी नहीं पढ़ी जाएंगी, तो जो पढ़ेंगे नहीं तो उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। सही है सर, हम समझ सकते हैं। अच्छा अब देखें, ये आज आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कस किया है। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, लीनियर सिस्टम्स कौन से होते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कौन से होते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन से होते हैं। अच्छा याद रखना है कि जिस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो वो कंसिस्टेंट होता है, और जिसका नो सोल्यूशन हो वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब आप लोगों ने 1 पेज से डेविड सी ले की बुक का मैंने टाइटल पेज भी आपको भेजा है। नंबर 1 काम तो ये करें, सारे बच्चे ये किताब खरीदें 3rd एडिशन की। नंबर 2 काम ये करना है
कि आज की अब हम क्लास 3 घंटे की मार्क कर रहे हैं। आप लोगों ने पेज नंबर 1 से 12 तक रीडिंग करनी है, एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पलें सॉल्व करनी है। जो ना हो सके वो मुझे बताना है, ठीक है। आप ठीक हो लोगों गया ने पेज नंबर 11 की एक्सरसाइजेज 1 से 18 तक सॉल्व करनी है, 1 से 20। फिर पेज नंबर 12 की 19 से लेकर 22 और 29 से 32। जी बताएं, ऊंची ऊंची बोलें, कौन बोल रहा है? सर क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आई सर सही। मैंने कहा पेज नंबर 11 पर एक्सरसाइज 1.1 है, उसके आप लोगों ने 18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर 18 नहीं कर सकते तो ऑड नंबर जिनके आंसर्स अवेलेबल हो वो जरूर सॉल्व कर लें, ठीक है। ठीक है सर, इंशाल्लाह सर। पेज नंबर 12 के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं 19 से लेकर 32 तक। सर ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे सर। सर आधे कम कर लो करें यार, ऑड नंबर कर लो। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो तैयब, अपना तैयब कह रहा हूँ, फैसल अटेंडेंस कैसे लेंगे हम? सर ये पार्टिसिपेंट्स आए हैं ना, पिक्चर्स ले लेते हैं मोबाइल पे। किस चीज की? सर ये जो नाम शो हो रहे हैं ना सबके, अच्छा मोबाइल पे पिक्चर्स ले लेते हैं सर। अच्छा, ये यार इनकी पिक्चर लेकर फिर आज की डेट के आज की डेट पर व्हाट्सएप करनी पड़ेगी। सर मैं अभी पिक्चर्स लेके आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ, आज की डेट में मेरा बेटा करना, क्योंकि ये फिर मैं सईदुल्लाह साहब को भिजवा दूँ। ठीक है सर, वो अटेंडेंस शीट मेरे पास है ना, वो भी मैं आपको बाद में भेज दूंगा, उस पर लगा दीजिएगा प्रेजेंट। अच्छा, आज की अटेंडेंस यार ये स्क्रीन पर जितने शो हो रहे हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं। अब इनका हम अटेंडेंस कैसे लगाएं इनकी? सर वो अटेंडेंस पे नाम लिखे हुए हैं सबके। अच्छा अच्छा, एक मिनट है ना, एक अटेंडेंस शीट में ये कितने बच्चे हैं 4B क्लास में? सर ये है 52 तक है, 52 53। यार अटेंडेंस शीट ही नहीं है मेरे पास, अब में क्या? सर मेरे पास, मैं कह रहा हूँ मेरे पास मौजूद है, पड़ी हुई है सॉफ्ट फॉर्म में सर, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, उस पर आज की बस अटेंडेंस मार्क कर लेना, बाकी मैं करता रहूँगा। ठीक है सर, वो मैं कर लूंगा, वो आपको 1-2 दिन तक मैं भेज दूंगा। मैंने पिक्चर्स ले ली हैं इनकी जो ठीक है। अच्छा फैसल, ये मीटिंग को अब एंड करें? जी सर, काफ़ी है आज के लिए। कि ये अपना सेक्शन अब हमने 2 पढ़ लिए, 1.1 और 1.2। सेक्शन 1.3 शुरू करते हैं पेज नंबर 13 पे। सर आज काफ़ी है सर। काफी है सर आज के लिए इतना। सर अभी आपने खुद बोला मीटिंग एंड करते हैं, अभी 1.3 पे चले गए। नहीं, मैं कहा चलें, आप लोग अभी है अगर नहीं सर, हम सुबह से क्लासेस ले रहे हैं सर। सर 8:30 बजे से बैठे हैं सर, कंसेक्टिव क्लासेस ले रहे हैं हम। चलें, अच्छा आप सारे अब बैठे हैं तो एक बात और कर लेते हैं कि ये अलजबरे की क्लास एक ही दिन 3 घंटे की पढ़ लिया करें जुमेरात के दिन। जी सर ठीक है। जी सर ठीक है सर, ऐसे ही ठीक है। 1 से 4 बजे, ठीक है ना? ठीक हो गया सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलें, अलजबरे का दिन अब हमारा फाइनल हो गया है कि ये क्लास हुआ करेगी जुमेरात के दिन 1 से 4 बजे। अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यस सर। अब मैं ऐसा किया करूंगा कि बुध की शाम को आप लोगों को जो क्लास का ग्रुप है और फैसल को जो अगले पेज होंगे बुक के, उन पे हाइलाइटर करके वो भेज दिया करूंगा। आप लोगों ने वो पेज पढ़ने हैं, तो वहां से ऑनलाइन पे हमारा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं ख्याल, मुझे पता है ये जिस तरह हम टीचिंग कर रहे हैं ना, ये अच्छा तरीकाकार नहीं, मैं इसको खुद नहीं अच्छा समझता। अब देखिए ना, अगर ये सारी चीज़ें मैं तीनों एग्जांपल्स बोर्ड पे वर्कआउट करता, इनकी आखिरी इक्वेशन लिखता और वहां से मैं इसको आपको स्पेल करके दिखाता ना, तो आप लोगों ने फौरन इसको कैच कर देना। जी सर, इस तरह सर समझना बहुत मुश्किल है। इस तरह मैं बार बार रिपीट तो करता हूँ तो मुझे खुद परेशानी होती है कि मैं कोई बात जो है ना कुछ ज़्यादा दफ़ा रिपीट तो नहीं कर गया या कोई तो, लेकिन अब इसके अलावा सूरत हाल और कोई है कोई नहीं है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब अगले वीक मुलाकात होगी। फैसल, ये आपने क्या नाम लेते हैं, सईदुल्लाह साहब को भी बता देना कि हमारी अलजबरे की आज क्लास हो गई। ठीक है सर, वो मैं मेंशन करके भेज दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक
और दूसरा इनकी अटेंडेंस लगा के ना वो पेज मुझे सर वो मैं आपको भेज दूंगा सर, अभी मैंने कहीं जाना है तो मैं आपको कल तक भेज दूंगा सर। ठीक है ठीक है ठीक ओके सर, अल्लाह हाफिज। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ सर। ओके रब रखा सर। अल्लाह हाफिज, रब रखा। सर जी फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह, सारे दुआओं में याद रखना। जरूर सर, अभी सर जी आप भी हमारा ख्याल रखना। लोग